रिसेंटली फिनलैंड के एक मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी पब्लिश करी जिसमें कॉन्क्लूड किया गया कि आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 4 गुना ज्यादा तेजी से हीटिंग हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि आर्कटिक रीजन में ऐसा क्यों हो रहा है, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है और किस प्रकार से आर्कटिक वार्मिंग इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करती है। सबसे पहले यह समझना है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजंस जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से अर्थ सरफेस की लॉन्ग टर्म हीटिंग को हम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तपन कहते हैं। और प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अभी तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है। और ये टेम्परेचर इंक्रीज हमें नॉर्थ और साउथ पोल रीजन में ज्यादा देखने को मिलता है और इसी फिनोमिना को हम पोलर एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। एंड आर्कटिक रीजन में इसे आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोला जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग आर्कटिक रीजन का बेरेंट्स सी एरिया जो कि रशिया और नॉर्वे के ऊपर है, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का रेट एवरेज से 7 टाइम्स ज्यादा है। इससे पहले भी आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग के रेट पर काफी रिसर्च हुए हैं और सभी रिसर्च ने कंक्लूड किया है कि आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग का रेट ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। तो समझते हैं कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों आर्कटिक रीजन में ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा रेट पर हो रही है। इस रिसर्च में इसका मेन रीजन आइस एल्बिडो फीडबैक है। एल्बिडो मतलब वो अमाउंट ऑफ सनलाइट जो बिना एब्जॉर्ब किए किसी सरफेस द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। तो परफेक्ट मिरर 100% लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो उसका एल्बिडो 100 हुआ। वहीं दूसरे हाथ पर परफेक्ट ब्लैक बॉडी 100% लाइट एब्जॉर्ब करती है तो उसका एल्बिडो 0 हुआ। इसी तरह से आइस शीट्स और स्नो जो कि व्हाइट कलर की होती है उसका एल्बिडो काफी हाई होता है, मतलब स्नो लगभग 80% लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। वहीं सॉइल का एल्बिडो सिर्फ 17% है और ओशन वाटर का एल्बिडो 6% है। यानी कि ओपन ओशन और सॉइल स्नो से ज्यादा हीट एंड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एंड सराउंडिंग एरियाज को ज्यादा वार्म करते हैं। और इसी वजह से जैसे जैसे आर्कटिक में स्नो मेल्ट हो रही है वैसे वैसे आर्कटिक रीजन में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है और इसीलिए पोलर रीजन्स में ग्लोबल वार्मिंग का रेट वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है। साथ ही ग्रीनलैंड आइस शीट जो आर्कटिक का ही हिस्सा है और एंटार्क्टिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट है, सी लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये अलार्मिंग रेट पर मेल्ट हो रही है और अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाती है तो वर्ल्ड ओवर 7 मीटर्स तक सी लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोस्टल सिटीज और आइलैंड्स डूब सकते हैं और कोस्टल बायोडाइवर्सिटी भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। साथ ही आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट में स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज हो सकती है जो ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा एक्सेलरेट कर सकती है। इसके अलावा इस परमाफ्रॉस्ट एंड आइस शीट्स में डोरमेंट यानी कि निष्क्रिय बैक्टीरियाज एंड वायरस भी ट्रैप्ड हैं और इनकी मेल्टिंग के साथ साथ ये भी रिलीज हो सकते हैं और नए डिजीज फैला सकते हैं। साथ ही पोलर मेल्टिंग वर्ल्ड ओवर के क्लाइमेटिक फिनोमिनास पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। जैसे कि 2021 में कुछ नॉर्वेजियन और इंडियन साइंटिस्ट्स ने अपने रिसर्च में कहा कि आर्कटिक में रिड्यूस्ड आइस की वजह से इंडियन मॉनसून के लेटर हाफ में एक्सट्रीम रेनफॉल एक्सपीरियंस की गई है। साथ ही इसकी वजह से अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन फॉर्मेशन भी देखी जा चुकी है। इंडियन मॉनसून एंड आर्कटिक के इस रिलेशन को समझने के लिए और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है और इसीलिए 2014 में इंडिया ने आर्कटिक रीजन के स्वेलबार्ड में इंड आर्क अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी को डिप्लॉय किया, जिसका मिशन आर्कटिक क्लाइमेट और उसके मॉनसून पर इफेक्ट को स्टडी करना है। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन कोस्ट का सी लेवल वर्ल्ड एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मतलब व्हाट हैपेंस इन आर्कटिक डज नॉट रिमेन इन आर्कटिक, यानी कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए
और हमारे चैनल स्टडी IQ IAS को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, दोबारा से मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।